नमस्कार। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज वेडनेसडे के दिन हमारी मदद करेंगे जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज प्लीज रख दीजिए। आप लोग प्लीज रीच आउट करिए। बाकियों को तो मैं ट्रैक नहीं कर सकता हूं, मैं ट्विटर जरूर ट्रैक कर सकता हूं, तो उस पर रीच आउट करिए। अगर अकाउंट नहीं मिल रहा मेरा तो हैशटैग सास बहू और सेंसेक्स लिख कर ट्वीट करिए। मेरे लिए इजी हो जाएगा ढूंढना आप लोगों को। खैर, क्वेरीज भेजते रहिए। आप लोग भेजते रहते हैं वैसे भी, और भेजते रहिए ताकि इस प्लेटफॉर्म पे हम आपकी उन सवालों को, इन क्वेरीज को रेज कर पाए। क्विकली मार्केट्स, उसके बाद सवाल जवाब की सिलसिले की शुरुआत। मार्केट्स इस समय 1/4% की बढ़त के साथ, हाँ ऑफ डेज हाइस कह लीजिए, 17,200 के ऊपर हम गए थे। आज खुलते ही गए थे, वहां नहीं रुक पाए, लेकिन हम ठीक है 1/4%। ऐसा ग्लोबली ऐसे ही मूड है। दो रिलीफ रैलीज प्ले आउट हुई ग्लोबली, उसके बाद आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड है। चाहे वो यूएस फ्यूचर्स भी इवन देख लें आप, एकदम फ्लैट लाइन के आसपास, फ्लैट लाइन यानी कि कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास अमेरिकी फ्यूचर्स भी हैं। दरअसल थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा ठहराव इसीलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट हमारे सामने खड़ा हुआ है जो आज शाम को प्ले आउट होगा। शाम कहिए, रात कहिए, फेड की जो 2 दिनों की बैठक है उसका आउटकम सामने आएगा और बहुत कंफ्यूजन है इस बार। हम 50 बेसिस पॉइंट से पूरा का पूरा बाजार अब 25 बेसिस पॉइंट की तरफ बढ़ चुका है, वो डाइजेस्ट करके बैठा हुआ है। लास्ट यूएस के पोल्स कह रहे थे 85% पार्टिसिपेंट्स अब ये मान के चल रहे हैं फेड आज 25 बेसिस पॉइंट्स का ही रेट हाइक करेगा। कुछ लोग तो स्टेटस को भी मान रहे हैं क्योंकि यूएस में जो बैंकिंग संकट आया उसके चलते। पर सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट नहीं, 25 बेसिस पॉइंट प्लस थोड़ी सी डविश कमेंट्री, वो थोड़ा सा रिस्पाइट लाएगी इक्विटीज के लिए। अदरवाइज तो 25 बेसिस पॉइंट प्योरली डाइजेस्टेड है। खैर, आज क्या होता है, पॉवेल साहब अपनी 12 बजे रात में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं उसमें क्या कहते हैं, इस संकट को लेकर कितना भरोसा सबको दिलाते हैं, इस बैंकिंग क्राइसिस को लेकर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम एक काम करते हैं, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देते हैं। मार्केट्स बढ़िया तरीके से टिकर टीम दिखाई रही है स्क्रीन पे। डायरेक्टर साहब भी बहुत सारे मार्केट्स के पहलू आपको स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। तो पर बेसिक प्रॉमिस, बेसिक प्रॉमिस है क्वेरी सॉल्व करना। तो आज हम लोग को दिल्ली जाना है, गुड़गांव जाना है और साथ साथ लखनऊ। मेरे ख्याल से सब के सब आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़ते हुए नजर आएंगे। आप सबको, गौरांग सर आपको भी नववर्ष की, गुड़ी पड़वा की, या जो भी फेस्टिवल के नाम से आप नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। दिल्ली जा रहा हूं। सबसे पहले मीनाक्षी भारद्वाज आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। मीनाक्षी जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। मीनाक्षी मैम, क्या करते हो आप, कितना टाइम हो गया शेयर बाजार में? सर मुझे सितंबर 21 से मैंने स्टार्ट किया है। सितंबर 21, सो मे बी 6 मंथ्स पहले की बात है ना। कैसी रही है जर्नी, कैसे डिसाइड किया इक्विटीज में कदम रखा जाए, और क्या पढ़ के आए थे, कुछ बेसिक्स चेक करे थे या ऐसे ही उतर आए आप? सर एक्चुअली मेरे हस्बैंड करते थे, हाँ। तो उनसे थोड़ा सा सीखा, कुछ सेल्फ स्टडी की, फिर थोड़ा सा इन्वेस्ट किया। पहले ट्रेडिंग किया था, हाँ। बट फिर इन्वेस्टमेंट में ज्यादा थोड़ा लगा। हाँ, ठीक बात। मीनाक्षी मैम, पहली क्वेरी कौन सी है इन्वेस्टमेंट वाली जो इस समय प्रॉब्लम कर रही है? सर एक्चुअली मेरे पास सोना कॉम्स के 100 शेयर्स हैं 554 की प्राइस पे। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ? यस सर, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। ये हस्बैंड ने डिसाइड किया था आपके साथ मिलके, या फिर आपका खुद का कॉल? नहीं नहीं सर, ये तो मैंने सेल्फ ही किया था। ठीक है, तो सोना वैसे कंपनी तो अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर गौरांग सर, करेक्ट बहुत तगड़ी हुई है, अपने ईयर लोज के आसपास सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन आके खड़ी हुई है। सारा ईवी रिलेटेड जो भूत था बाजार का, ऐसा लग रहा है उतर गया है स्टॉक को लेकर। पर इसके लिए दिक्कत यह है कि ग्लोबल लिंकेजेस बहुत तगड़े हैं। कुल रेवेन्यूज का मेरे ख्याल से 3/4 तो दुनिया भर से आता है इसका, और दिक्कतें वहां पे। सोना बीएलडब्ल्यू फंडामेंटली है कैसी गौरांग सर? आप लोग क्या व्यू लेके चल रहे हो जियोजीत पे? और मेरी बाइंग से दरअसल काफी 100 रुपए से ज्यादा नीचे चल रही है। जी बिल्कुल आशीष, तो सबसे पहले तो सभी को शुभ मध्यांतर, शुभ दिन हमारे तरफ से, और नववर्ष की शुभकामनाएं, गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं। सीएनबीसी बाजार की पूरी टीम आपको आशीष
मंच पर उपस्थित सभी मेहमानों को और पर्दे के पीछे जो पीसीआर टीम बैठी है और गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम बैठी है, उनको भी हमारी और हमारी कंपनी की तरफ से नव वर्ष और गुड़ी पाड़वा की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक तो मिनट, ये टीम कौन सी वाली, सीएनबीसी बाजार की कि सीएनबीसी आवाज की? सीएनबीसी आवाज की, माफ अच्छा, ठीक कीजिएगा, है। नहीं, पूरे वो भी सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे टीवी हैं। टीवी 18 ग्रुप के सभी को, हमारे लिए तो सभी एक एक टीवी 18 हो या फिर आवाज हो या बाजार हो, हम तो सीएनबीसी का नाम देखते हैं, तो सभी को हमारे तरफ से शुभकामनाएं। तो आशीष, सोना बीएलडब्ल्यू पर व्यक्तिगत राय नहीं दे सकूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन आपने सही फरमाया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जब एक बहुत बड़ा दौर चला था, अभी भी चल रहा है, तभी काफी करतब दिखाए थे सोना बीएलडब्ल्यू ने, और उसके बाद थोड़ी बहुत खबरों को लेकर के एक नकारात्मक परिस्थिति बनी हुई है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकता हूं क्योंकि रेगुलेशन है उसके वजह से, लेकिन ऑटो एंसिलरी में ही मैम की रुचि है या वो ऑटो एंसिलरी क्षेत्र ही पसंद करना चाहते हैं। तो और एक कंपनी है जो हमें काफी अच्छी लगती है, जिसका नाम पहले मिंडा इंडस्ट्रीज था, अभी नाम परिवर्तन होके ऊनो मिंडा हुआ है, और इसी के इर्द गिर्द मेरे ख्याल से जो भाव चल रहा है, हालांकि इनको नुकसान बिल्कुल हो रहा है, लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत परिवर्तन करना चाहते हैं और ऑटो एंसिलरी एज अ सेक्टर पसंद करती है लंबी अवधि के लिए, तो मेरे ख्याल से ऊनो मिंडा एक बेहतर विकल्प हो सकता है। चाहे तो, लेकिन सोना बीएलडब्ल्यू पे कवरेज नहीं है, इसीलिए इस स्पेसिफिक स्टॉक पे ज्यादा बातचीत नहीं। लेकिन सोना बीएलडब्ल्यू अपने ईयर लोज के आसपास, अगर ये ग्लोबल संकट वंकट के चलते दबाव आया था, तो होपफुली सेकेंड हाफ में कई लोग मानते हैं मैम कि दुनिया के हालात थोड़े से पटरी पाएंगे, हालांकि इस समय तो डिटेरिएट काफी ज्यादा हो गए। ऐसा हुआ तो शायद ये स्टॉक भी इंप्रूव हो। आमतौर पर लॉजिकली फिर लोग ऐसा करते हैं, जब ईयर लोज के आसपास स्टॉक खड़ा होता है तो ईयर लोज जो हैं उसके एक नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। मेरे ख्याल से इस केस में 400 या 395 के आसपास की ईयर लोस थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो वो वायलेट ना हो उससे पहले उसके आसपास एक स्टॉप लॉस और होल्ड करना चाहिए वैसे स्टॉक को। एल्स जो गौरांग सर कह रहे हैं, सोना बीएलडब्ल्यू एक बढ़िया बेट, सॉरी ऊनो मिंडा एक बढ़िया बेट हो सकता है इन लेवल्स पर। सॉरी, इस पे बहुत डिटेल्ड कवरेज नहीं है। चलिए अब मैं लौटता हूं आपकी अगली क्वेरी के लिए मैम। मैं गुड़गांव जा रहा हूं और सोनिया बरेरा जी स्क्रीन पे। सोनिया मैम, हाय, गुड आफ्टरनून सोनिया मैम। मैम आपको कितना टाइम? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाय मैम, मैम आपको कितना टाइम हो गया शेयर बाजार में, इक्विटीज में आए हुए? आई एंटर्ड इन द मार्केट इन 2003। अरे तो 2 दशक पुराने खिलाड़ी हो आप। हाँ जी, और ये मार्केट जब शुरू हुई थी, लो मैंने खुद देखा था 900 का निफ्टी है। वाह, तो तब से कुछ रखा हुआ है माल वाल? 20 साल से कुछ स्टॉक को कैसा कोर पोर्टफोलियो बना रखा है क्या? आई विश। कितनी बारी रिलायंस खरीदे, बेच दिए बहुत प्रॉफिट में, अभी फिर खरीदे हुए हैं, अब फिर पूछ रहे हैं। रिलायंस अभी खरीदे हुए पूछना है जो किस भाव पे लिए मैम, और आई एम अज्यूमिंग लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए हैं? हाँ जी, लॉन्ग टर्म ही लिए हुए। 400 शेयर्स है, अप्रोक्सीमेटली अबाउट 2500, एंड ठीक है, वो चला जाएगा ऊपर, बट आई जस्ट वांट टू नो अ लिटिल बिट अबाउट द फ्यूचर ऑफ रिलायंस। भरोसा तो है, ठीक है चला जाएगा हाँ, ऊपर, सालों से है, देखा हुआ है, कोई घबरा नहीं रही है। पर फिर भी गौरांग सर क्योंकि आई है टीवी पे, आपसे पूछ लेना चाहती हैं एक सेकंड व्यू, रिलायंस को लेकर कोई डाउट्स तो कास्ट नहीं हो रहा है? 2500 की खरीद है, 200 सवा 200 रुपए नीचे मेरे भाव से चल रहा है, लंबी अवधि के लिए है कैसा? इस बार कमा के देगा या कुछ गड़बड़ हो रहा है मामला? तो आशीष, हम तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक कमाऊ बेटा ही मानते हैं काफी लंबे समय से, और खरीदारी की राय भी है हमारे तरफ से। सोनिया जी को फिर भी एक राय मैं पहले देना चाहूंगा। मैडम, आप जो ये लेबेज करती है ना, ये लेबेज करने में ना कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा शेयर आपके पोर्टफोलियो में से चला जाता है और जो भाव आपने बेचा था वो भाव फिर से लौट के नहीं आता है और शेयर ऊपर चला जाता है। तो ये चीज न करें। आप एक सीजन्ड इन्वेस्टर हैं, 20 साल का तजुर्बा है आपको, तो मेरी एक ये राय होगी। हाँ, आपने ट्रेडिंग के लिए कुछ लिया है वो बात अलग है, लेकिन अगर आपने निवेश के लिए लिया है लंबी अवधि के लिए, तो ये लेबेज करने में अच्छे शेयर निकल जाते हैं और फिर आपको पछतावा होता है कि अरे काश मैंने वो बेचा नहीं होता। शायद ऐसा हो चुका होगा आपके साथ। फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज 3000 का लक्ष्य, पहले तो ये डिस्क्लोजर देते हैं बुनियादी दर के आधार पर। ग्रीन हाइड्रोजन में जो माननीय चेयरमैन साहब ने घोषणाएं की है कदम रखने की नए कारोबार में, उससे हम काफी प्रभावित हुए हैं।
हाल ही में एफएमसीजी सेक्टर में इन्होंने अपने कदम रखे और एक बहुत पुरानी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड हुआ करती थी कैंपा कोला, जिसको रिलॉन्च किया गया है। जियो यानी कि जो सेल्युलर सर्विस कारोबार है, उससे काफी अच्छा योगदान आ रहा है। डिजिटल में से, रिटेल में से, ऑयल टू केमिकल में से, और जो बाकी अन्य पुराने कारोबार है वो भी नई रणनीति के साथ वो लोग आगे बढ़े हैं। तो मुझे कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत ही लाभदायक इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपका, बशर्ते कि आप लंबी अवधि के लिए बने रहें। Thank you. हाँ, मैम ने स्पेसिफाई कर दिया था लॉन्ग टर्म के लिए रख रखा है और कन्विक्शन है, उनका भी कन्विक्शन था, गौरांग सर का भी कन्विक्शन है, उनके 3000 के प्राइस टारगेट से अगले 12 महीने के लिए आज से। और लास्ट वीक तक एक हफ्ते में थर्ड बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट आ चुकी है इस स्टॉक को लेकर। सबका मानना है कि जिन लेवल्स पे आके खड़ा हुआ है, मैं ख्याल से सीएलए से कल कह रहा था, एक बढ़िया बार्गेन बाय हो चुका है इन लेवल्स के आसपास। शायद ये रीजन है कल और आज के बीच में रिलायंस अच्छा मूव करना शुरू कर चुका है। मैम खैर आप जानती ही थी, फिर भी रिआइट्रेट हो गया है, बने रहिए, बढ़िया अपसाइड जो स्टॉक डिलीवर करेगा। डिस्क्लेमर स्क्रीन पर है क्योंकि जो चैनल को आप देख रहे हैं उसकी ओनरशिप, इस चैनल का मैनेजमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में, तो वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। सोनिया मैम, आप भी और आप में से कोई भी सुन रहे हो और कुछ डिसाइड कर रहे हो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार और बात कर लीजिएगा। लखनऊ से जीबा फातिमा जी जुड़ती हुई। जीबा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। जीबा मैम, आपको कितना समय हो गया शेयर बाजार में? हाय, गुड आफ्टरनून। आप क्या करते हो मैम? जी मुझे भी 1-1.5 साल हुआ है अभी करते हुए। हाँ जीबा मैम, कैसा रहा अब तक 1-1.5 साल? ये जो बाजार अब गड़बड़ा रहा है 2023 में, इससे दिक्कत आ रही है पोर्टफोलियो में क्या? जी काफ़ी कुछ प्रॉफिट में भी रहा, और मैंने आइडिया के शेयर्स लिए थे, तो आइडिया को मैंने 6 रुपये 50 पैसे पे लिया था, अभी 10,000 शेयर्स। बट मैंने सोचा था कि 2-3 महीने में मतलब मेरा टारगेट था, बट अभी तक तो इसमें कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ है। तो ये आइडिया का आइडिया किसने दिया था आपको? जी एक्चुअली मेरे हस्बैंड करते थे पहले इसे, तो फिर उनको करते करते देख के मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। नहीं तो शेयर बाजार में करते थे कि आइडिया में ट्रेड करते थे? क्योंकि मैं आई एम ए वेरी इनोवेटिव काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ नया किया जाए लाइफ में। नहीं वो तो बहुत अच्छा है। उनको देख के मुझे हस्बैंड ऐसा लगा कि मुझे भी सीखना चाहिए। हस्बैंड शेयर बाजार करते थे कि हस्बैंड आइडिया में ट्रेड करते थे? ऐसा लग रहा था जी, वो करते थे, बट ऐसा कुछ लोगों ने ऐसा बोला था कि आइडिया मतलब कुछ टाइम में बढ़ जाएगा, अच्छा चल रहा है। ये हमें भी बोला था गौरांग सर, करा जाता है। हाँ नहीं आप सही कह रहे हो, हमको भी बहुत लोग बोले थे आइडिया बहुत सस्ते में मिल रहा है। गौरांग सर 2-3 महीने के लिए लिया था, तब जब लिया था उसके बाद तो फंसा हुआ मामला है। लकीली ट्रेड में भाव से ऊपर या भाव पे मान लीजिए दलाली मानकर, क्या करना है वोडाफोन आइडिया में? मैं शायद ज़ेबा जी को निराश करूंगा, क्योंकि हमारी राय में ये एक अच्छा निवेश बिल्कुल ही नहीं है। और हमने तो बुनियादी तर्क के आधार पर आशीष बेचने की राय दी है, और ये बेचने की राय काफी लंबे समय से, और हमारे जो लक्ष्य थे नीचे की तरफ करीबन 7 रुपए के आसपास के, वो आ चुके हैं। ज़ेबा जी, लोगों के कहने पर आप अपनी जो पूंजी है वो किसी भी शेयर में निवेश मत कीजिए। आप पहले ये ध्यान में रखें कि आपको उस कंपनी के बारे में क्या मालूमात है, क्या जानकारी है, थोड़ा बहुत पढ़े उस कंपनी के बारे में। और इतिहास गवाह है ज़ेबा जी वोडाफोन को लेकर के कि इसने बहुत सारे लोगों की जो पूंजी है वो पूर्ण तरीके से समाप्त कर दी है। और ऐसा ना हो कि आप जब बेचने जाए तब दलाली महंगी पड़ जाए आपको। तो आपको 12 पैसे के आसपास का मेरे ख्याल से प्रति शेयर मुनाफा हो रहा है। शायद दलाली निकल जाएगी, थोड़ा बहुत पैसा आपके हाथ में आएगा, वो पैसा आप समेट लें। और मेरी राय में अगर आपको इसी क्षेत्र में निवेश करना है, सेल्युलर सर्विस प्रोवाइडर में, तो अभी हमने बात करी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जो सबसे बड़ा भारत देश में सेल्युलर सर्विस प्रोवाइडर है, और उसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है भारती एयरटेल, ये दोनों हमें काफी पसंद आती है। लेकिन मैं आपको फिर से दरखास्त करता हूं कि आप किसी की बातें सुन करके अपने पैसे शेयर बाजार में निवेश न करें। करना है मैम, जिस लेवल पे खड़ा है यहीं पे इसके एज अ गोइंग कंसर्न भी रह के सवाल उठते रहते हैं, तो ऐसे बिजनेस में हमेशा बहुत रिस्क हो जाता है। वैसे ये बात सही है कि इसके एडवर्टीजमेंट गौरांग सर आज भी दिमाग में छाप छोड़े हुए हैं, वो पग का एड, वो जूजू के एड,
क्या दिन थे वोडाफोन के, आज भी याद आते हैं। लेकिन मीनाक्षी मैम, अगली क्वेरी कौन सी? इंडस्ट्रीज की है, 425 की बाइंग है मेरी। कौन सा 40 शेयर। सॉरी, प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्रीज। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था मैम हमने। यस सर, लॉन्ग टर्म के लिए। प्राज इंडस्ट्रीज 400, ये 425 वाला डायरेक्टर आप ठीक करिए, आपने 1425 लिख दिया है। 425 की बाइंग 331 पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 90 रुपए के आसपास का गौरांग सर लॉस। प्राज इंडस्ट्रीज कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस तो बहुत बढ़िया कर रही है, प्राज तो शायद उसी कैटेगरी में आता है। ऑफ आइस क्यों ट्रेड कर रहा है गौरांग सर, फंडामेंटली कैसा लगता है ये? पहले तो 1400 का भाव देख के मेरी दिल की धड़कन रुक गई थी। अब मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि लिखा क्या है। तो मीनाक्षी जी, यहाँ पर भी एक समय पर कुछ सालों पहले हमने प्राज इंडस्ट्रीज पर कवरेज रखी थी। जो लक्ष्य थे वो आ गए थे और फिर हमने वो कवरेज फिर से रखी नहीं है। क्षमा चाहूंगा आपसे, मैं आज आपकी क्वेरीज को निर्णायक रूप से जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता हूं या फिर राय नहीं दे सकता हूं। लेकिन हाँ आशीष, एथनॉल को लेकर के भी इस कंपनी में बहुत सारे कारण हैं कि भविष्य में आने वाले समय में जिस तरीके से जो हायर लेवल की ब्लेंडिंग करनी है एथनॉल की पेट्रोल और डीजल में, अगर क्षमता हो जाती है, कैपेसिटीज हो जाती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, तो ये एक भविष्य वाला प्रश्न है। और मौजूदा परिस्थिति में जो कैपेसिटी है उसको देखते हुए हमें नहीं लग रहा है कि इतना कुछ ज्यादा छोटी या मध्यम अवधि में आपको फायदेमंद लगेगा। फिर से क्योंकि अनुशासन रेगुलेशन है, कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन इस सेक्टर की लिस्टेड एंटिटी में ये एकमात्र कंपनी है एज फार एज एथनॉल इज कंसर्न। मैम, अगली क्वेरी कौन सी रिलायंस के बाद? सोनिया मैम, रिलायंस के बाद अगली क्वेरी कौन सी? हाँ जी, आई हैव 5000 शेयर्स ऑफ पीटीसी। रेट वही चल रहा है 90 रुपीज का, डिविडेंड अच्छा आ गया, बट देन उसकी मूव आई हैव नोटिस्ड इज ओनली 88 89 टू 99, बट उसके ऊपर नहीं जा रहा है। हाँ, नहीं ठीक है, मतलब तो ये बुरा नहीं है वैसे। अगर नहीं जा रहा है, कैपिटल प्रोटेक्टेड है और 7 8 9 रुपए के आसपास एनुअल डिविडेंड रोल आउट कर देता है वैसे ये। लेकिन गौरांग सर ठीक है, कैपिटल एप्रिसिएशन मिल ही नहीं रहा, सिर्फ डिविडेंड रोल आउट हो रहे हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा क्या? फंडामेंटली है कैसी पीटीसी इंडिया सर? तो आशीष, जहां तक मेरा अनुभव रहा है शेयर बाजार में, डिविडेंड सिर्फ एक मात्र मापदंड नहीं है शेयर में निवेश करने के लिए। डिविडेंड के अलावा बहुत सारे और मापदंड होते हैं और आप शेयर बाजार में जोखिम उठा करके निवेश इसलिए करते हैं ताकि आपको अपने निवेश के ऊपर सालाना 12-15% या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा मुनाफा मिल जाए, और अगर आप उसको कंपाउंडिंग करते हैं आने वाले 3-4 साल 5 साल में, तो उतना ही लाभदायक होता है। अब सरकारी कंपनी है तो जाहिर है सरकार सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, तो सरकार को अच्छा डिविडेंड चाहिए सभी सरकारी कंपनियों में से। उसी तर्क के आधार पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है और बाकी अन्य गवर्नमेंट कंपनीज है। यहाँ पर भी कुछ समय पहले कवरेज थी, लेकिन हमें भी ऐसा लगा कि ये शेयर कुछ कर नहीं रहा है, तो हमने कवरेज हमारी जो थी वो निकाल दी थी। अभी कोई कवरेज नहीं है। मैम, अगर आपको ऊर्जा, जो कि ये कंपनी जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, ऊर्जा क्षेत्र से, तो अगर आपको वहां पर निवेश करना है और ये डिविडेंड का खेल नहीं खेलना है आपको, हालांकि ये दो भी सरकारी कंपनियां ही हैं जिसका मैं नाम अभी देने जा रहा हूं, एक तो है एनटीपीसी और दूसरी है पावर ग्रिड। ऑन दोनों ही मापदंड पर अगर आप देखने जाए, डिविडेंड पे आउट पर भी और कामकाज पर भी, ये हमें ज्यादा बेटर रखती है। पीटीसी पर कोई विशेष रूप में कवरेज नहीं है मैम। डिविडेंड के अलावा कुछ सारा स्टोरी भी नहीं दिख रही है, ठीक है। एनटीपीसी पावर ग्रिड ज्यादा बेहतर प्ले। जीवा मैम, क्विकली अगली क्वेरी। सर, मेरे पास HBL पावर है जो कि मैंने 104 रुपीज़ में लिया था। नियर अबाउट 1000 शेयर्स है मेरे पास। तो इसका क्या स्कोप है? अगर आपके अकॉर्डिंग, मैंने पहला तो काफ़ी लॉस में ले लिया, तो अब इसके लिए क्या मेरे लिए सजेशन रहेगा? पहला तो नहीं, आइडिया में लॉस कहाँ है? इस बार तो आप बच गए हो। गौरांग से तो कह रहे हैं अभी के अभी एग्जिट कर लो, नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप सिचुएशन है। HBL पावर भी ठीक है, 5-6 रुपए के आसपास लॉस है ऐसे बाजार में, ठीक है, लॉन्ग टर्म की होल्डिंग। गौरांग सर, कवरेज में है HBL पावर सिस्टम्स? नहीं है, लेकिन ये ऑटो एंसिलरी से जुड़ी हुई दूसरी कंपनी है जो कि बैटरी और पावर इक्विपमेंट बनाती है। अगर ये चाहे, थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, अगर ये जेबाजी परिवर्तन करना चाहती हैं, दूसरा कोई शेयर विकल्प, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमराजा बैटरीज, ये दोनों में से कोई भी चुन सकती है।
इस नोट पर मुझे कार्यक्रम खत्म करना है। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको एक बार फिर से फेस्टिव ग्रीटिंग्स। और गौरांग सर, थैंक यू सो मच, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम इंतजार कर रहे थे दरअसल अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी मेरे ख्याल से लॉन्च करने की तैयारी हो रही है हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है 6G का। हम 4G में हैं, 5G काम चल रहा है और 6G का विजन डॉक्यूमेंट आज अनवेल होता हुआ नजर आएगा। भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट। उस कार्यक्रम में मोदी जी शिरकत करते हुए इनॉग्रेशन की प्रक्रिया इस समय चलती हुई कुछ देर में बोलेंगे। काम करता हूं मैं क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद लौटेंगे मिड कैप मंत्र के साथ और जैसे ही मोदी जी वहां पे बोलना शुरू करेंगे एक बार वहां भी चलेंगे। नमस्कार।